लेते हैं हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। और इस टॉपिक में हम इमीडिएट कॉज भी पढ़ेंगे। ऐसे तो 1857 के रिवॉल्ट के कई सारे कॉजेस थे, कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, कुछ इकोनॉमिक कॉजेस थे, कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस थे, कुछ मिलिट्री कॉजेस थे, बट उनमें से एक इमीडिएट कॉज भी था। तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो इमीडिएट कॉज था तो था क्या। तो बात शुरू होती है हमारी 1856 में। 1856 में एक ब्रिटिशर्स ने, जो सिपोइज थे इंडिया के, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको एक राइफल दी थी। राइफल मतलब वो जो लंबी वाली बंदूक होती है, उसको हम राइफल कहते हैं। तो एक राइफल दी थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब इस राइफल में जो कार्ट्रिज लगती थी, कार्ट्रिज का मतलब हो गया कारतूस, तो जो कारतूस लगती थी, जो कार्ट्रिज लगती थी, उसको इस राइफल में लगाने से पहले जो सोल्जर्स होते थे, उस कार्ट्रिज को उनको पहले बाइट करना होता था, उनको पहले दांत से खींचना होता था, उसको थोड़ा बाइट करना होता था। अब उस टाइम पर ये र्यूमर फैल गया कि वो जो कार्ट्रिज है एनफील्ड राइफल की, जो कार्ट्रिज है उस पर काऊ एंड पिग के फैट की कोटिंग चढ़ाई गई है, उस पर कोटिंग की गई है। अब उस टाइम पर जो सिपोइज थे, इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, वो तो या तो मुस्लिम थे या तो हिंदू थे। अब हिंदूज में काऊ को, जो काऊ होती है, जो गाय होती है, उसकी पूजा की जाती है, उसको माँ जैसा माना जाता है। वहीं मुस्लिम्स में जो पिग होता है उसको गंदा माना जाता है। तो दोनों, अब जब मुंह में वो लग रहा था और उस पर फैट की कोटिंग चढ़ी है, तो इससे तो दोनों रिलीजन का एक तरह से देखो तो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। और जब ये बात पूरी तरह फैली तो जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको लगा कि ये धीरे धीरे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, और जब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ चलाया था, एक एक्ट चलाया था, जिसके अकॉर्डिंग में एक इंसान अपने एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको तभी इनहेरिट कर सकता है जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तो उससे लोग भड़के हुए थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस थे ही जिससे लोग भड़के हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ये हमारे रिलीजन को, ये इनके वजह से हमारा रिलीजन जो है ये थ्रेट में है। और ये एक चीज़ जब इन्होंने देखी, ये एक र्यूमर जब फैला, तो लोगों को एकदम यकीन हो गया कि ये ज़रूर ये चीज़ ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की ये साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जब ये बात फैली तो उस टाइम पर 29 मार्च को, उस टाइम पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर थे। वो बेसिकली वो कैसे सोल्जर थे, वो 34th बंगाल नेटिव के इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर थे। मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब हो गया थल सेना, जो जमीन पे जाती है, जो घोड़े वोड़े पे वो नहीं रहते, वो जमीन पे वो ऐसे ही बस वो वेपन्स लेके रहते हैं। सो इन्फेंट्री रेजिमेंट। अब जो मंगल पांडे थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
रेजिमेंट के एक सोल्जर थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने जो सीनियर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनमें से क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को ठोक दिया, उनको किल कर दिया। और जो इनफील्ड राइफल थी उसी से उन्होंने बोला कि भाई अब तो तुमने मेरा धर्म जो है, मेरा जो रिलीजन है उसको तो भ्रष्ट कर ही दिया, अब क्या फायदा। तो उन्होंने उसी इनफील्ड राइफल से 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया, मार दिया उन्होंने। अब ये उनको मारने के बाद उन्होंने जो बाकी के सोल्जर्स थे, जो बाकी के सिपोइस थे वहां पर, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे, क्या तुम एक मेरे साथ मिलके एक रिबेलियन करोगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, जिससे हम ये जो ब्रिटिश रूल है इसको हटा पाए और जो इंडिया है हमारा वो ब्रिटिशर्स से एकदम आज़ाद हो जाए। उन्होंने अपने बाकी सोल्जर से पूछा। अब ये तो, और एक और चीज़, ये कहाँ पे हुआ था, ये चीज़ कहाँ पे हुई थी, बैरकपुर नाम की एक जगह में, बैरकपुर नाम की जगह पर मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था। यहाँ पे सी होगा। अब ये चीज, अब ये तो सिर्फ बैरकपुर में नहीं रही, ये धीरे धीरे ये रिबेलियन, सब सोल्जर्स मिल गए, उन्होंने रिबेलियन किया, बोला कि हाँ हम रिबेलियन करेंगे। अब ये रिबेलियन क्या हुआ, धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैलने लगा। अब यहाँ से बैरकपुर से ये रिबेलियन फैल गया मेरठ तक। मेरठ में क्या हुआ, अब ये चीज तो भाई फैल चुकी थी, कि भाई एनफील्ड राइफल में काऊ और पिग के फैट की कोटिंग चढ़ती है। तो मेरठ में क्या हुआ, मेरठ के जो सोल्जर्स थे, मेरठ रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने एनफील्ड राइफल का यूज करने से मना कर दिया। बोला कि भाई हम नहीं करने वाले इस एनफील्ड राइफल का यूज, इससे हमारे रिलीजन को ये हमारे रिलीजन का एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना हो जाएगा, इस तरह से हमारा जो रिलीजन है वो थ्रेट में आ जाएगा। अब इस चीज से रिफ्यूज करने की वजह से बहुत सारे मेरठ के बहुत सारे लगभग 85 सोल्जर्स, मेरठ में 85 सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने पहली बात तो डिसमिस कर दिया, जॉब से निकाल दिया और 10 इयर्स की जेल की सजा सुना दी कि भाई तुम 10 साल जेल में रहो। क्यों? रीजन, तुमने हमारी बातों को डिसओबे किया है, हमारी बातों को नहीं माना है, इसलिए 10 साल की जेल सुना दी गई 85 सोल्जर्स को। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, ये तो जेल में चले गए। दूसरे दिन, आज यहाँ पे इन्होंने सजा सुनाई, जेल में डाला, दूसरे दिन, उसके ठीक दूसरे दिन इनके जो बाकी के, अब सिर्फ उतने सोल्जर्स तो नहीं थे वहाँ पर, और भी सारे सोल्जर्स थे, तो जो बाकी के सोल्जर्स बचे हुए थे जो जेल में नहीं थे, प्रिजन में नहीं थे, वो आए और जेल से अपने 85 कलीग्स को इन्होंने निकाला। फिर 85 अपने इन कलीग्स को निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी ब्रिटिशर्स का जो गन, जितने भी ब्रिटिशर्स के पास जो गन्स थे, अम्यूनिशंस थे, अम्यूनिशंस का मतलब होता है गोला बारूद, गोले बारूद को हम इंग्लिश में अम्यूनिशंस बोलते हैं। तो जितने भी गन्स थे और अम्यूनिशंस थे ब्रिटिशर्स के पास, उन्होंने ये सारे लिए, इन पे कब्जा किया और फिर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद इन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी, जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उसको इन्होंने आग लगा दी। जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी इन्होंने उसको आग लगा दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मेरठ तो तक ये बस नहीं रहा, अब इन्होंने सोचा कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना है। तो इन सारे सोल्जर्स ने क्या किया, ये ब्रिटिश प्रॉपर्टी को तहस नहस करने के बाद, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद, गन्स एंड अम्यूनिशंस को कैप्चर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद सॉरी,
इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली गए। अब जब ये दिल्ली गए तो जो दिल्ली के सोल्जर्स थे वो भी, अब जो दिल्ली के सोल्जर्स थे वो भी इस रिबेलियन में शामिल हो गए। एंड फिर उन्होंने भी सेम चीज़ की जो मीरठ के सोल्जर्स ने की थी। उन्होंने भी जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस थे, गन्स एंड अम्यूनिशंस थे, जितने भी वेपन्स थे ब्रिटिशर्स से, उन्होंने वो हथियार ले लिया, कैप्चर कर लिया एक तरह से बोलो तो। फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया दिल्ली के सोल्जर्स ने। एंड फिर जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उसमें आग लगा दी, जो बिल्डिंग्स थी ब्रिटिश की उसमें आग लगा दी, तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम चीज़ दिल्ली के सोल्जर्स ने भी की। अब इन्होंने सोचा कि भाई हम तो नॉर्मल सोल्जर्स हैं, हमारी बात कौन नहीं सुनेगा, एक पावरफुल ऐसा इंसान चाहिए, हमें एज ए लीडर चाहिए जो जिसकी बात सभी सुने। तो ये क्या गए, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में हम सब जानते हैं दिल्ली में क्या है, दिल्ली में रेड फोर्ट है। तो रेड फोर्ट में, जो आज का रेड फोर्ट है, उस रेड फोर्ट में उस टाइम के जो लास्ट जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, वो उस टाइम पे रहते थे। अब ऐसे तो जो मुगल किंग्स थे उनकी जो पावर थी, उनकी जो अथॉरिटी थी वो तो बहुत पहले एक तरह से बोलो तो खत्म हो चुकी थी। उनके पास ज़्यादा पावर नहीं बची थी, एम्पायर वो बस कहने के रह गए थे। तो रेड फोर्ट में जो बहादुर शाह जफर थे, अभी उनके पास कोई पावर अथॉरिटी उतनी कुछ खास बची नहीं थी, वो बस ऐसे ही नाम के रूलर थे, नाम के एम्पायर थे वो। इन्होंने सोल्जर्स इनके पास गया, इनसे बोला कि आपको हम हिंदुस्तान का एम्पायर डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको हम हिंदुस्तान का एम्पायर मान रहे हैं, आप मुगल एम्पायर हैं तो, और हम चाहते हैं कि हम एक रिबेलियन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप उस रिबेलियन को लीड करो, आप हिंदुस्तान के एम्पायर हो अब से। तो फिर बहादुर शाह जफर ने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने जितने भी इंडिया में जितने भी उस टाइम पे रूलर्स थे या फिर चीफ्स थे, इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, चीफ्स थे, उनको क्या किया, बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखा। उनको बहादुर शाह जफर ने लेटर्स लिख दिए। अब लेटर्स में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि आप सब मिलके एक रिबेलियन करें, हम सब मिलके एक रिबेलियन करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिससे ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया से बाहर चले जाएं, हमारे देश से बाहर चले जाएं, हम जैसे पहले खुशी राजी से हम अच्छे से रहते थे, हम वैसे ही रहे। तो इन्होंने सबके पास लेटर लिखा। फिर क्या हुआ, फिर सारे रूलर्स, सारे चीफ्स, अब क्योंकि पॉलिटिकल कॉजेस थे वहाँ पे, झांसी में पॉलिटिकल कॉज था, या फिर आप अवध में ले लो पॉलिटिकल कॉज, जितने भी पॉलिटिकल कॉजेज इन रूलर्स एंड चीफ्स के साथ थे वो सारे मान गए। अब उसके बाद हुआ रिबेलियन, 1857 का रिवॉल्ट हुआ। पहले तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि ये जो रिवॉल्ट है वो ऐसे ही अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिशर्स को भी बाद में बहुत दिक्कत हुई, तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे चेंजेस लाए अपने लॉज में, वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, उसमें जो इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एंड धीरे धीरे ये रिवॉल्ट मेरठ से दिल्ली में फैला, फिर दिल्ली से करते करते वो बहुत सारी जगहों पे फैला, कानपुर में फैला, झांसी में फैला, अवध में फैला, बहुत जगहों पे फैला।